हमको अपना इतिहास जानना चाहिए। कुछ लोग स्पेशल इतिहास का विषय लेकर के एमए किए, पीएचडी किए, लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन उनके पास भी ये सारी चीज़ आप पूछोगे तो ये सारी जानकारी नहीं बताता। क्यों नहीं बताता है मालूम है? क्योंकि पुस्तक को लिखने वाला आदमी आपका दुश्मन ही पुस्तक लिखा। जब दुश्मन पुस्तक लिखेगा तो मैं चोर हूँ ऐसा बोल के लिखेगा कोई? अपना मेरा जो समाज है नरियल डाड़ गांव का मैं हूँ, मैं अपने घर वालों को बचा के लिखूँगा कि हमारे घर के लोग ऐसा गलत किए बोल के तो नहीं लिखूँगा ना। तो पुस्तक लिखने वाला आपके परिवार का कोई होशियार आदमी, दादा परदादा लोग पुस्तक लिखे क्या? किसी को जानकारी हो तो बताइएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। हमारे दादा पढ़े ही नहीं थे, हमारे दादा के जो पिताजी थे परदादा वो भी नहीं पढ़े थे, तो वो लिखेंगे कैसे? पढ़ने का अधिकार हमारे लोगों को नहीं था। अब पढ़ने का अधिकार देने वाला कौन था, ये भी इतिहास है। तो मैं आपको थोड़ा इतिहास में इसलिए लेके आया कि आप जानिए अपना पुराना इतिहास क्या है। अंग्रेज़ों का शासन 200 साल तक था। 200 साल के पहले 1100 ईस्वी से लगभग 1600 ईस्वी तक मुग़लों का शासन था। किसका शासन था? मुग़ल साम्राज्य, जिसको हमने कई लोगों ने पढ़ा है। मुग़लों का जब शासन था तब भी हम लोग गुलाम थे। हमारे राजा छोटे छोटे रियासत में थे, जैसे जसपुर राजा का रियासत इतना ही था और उधर दूसरा राजा हुआ करता था। उसके पहले की स्थिति में बनाऊं तो आपने मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का नाम सुना है? पढ़े भी हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो साथियों, ये जो इतिहास को हम उतना ही पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। लेकिन हड़प्पा संस्कृति हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी, हमारे पुरखाओं की संस्कृति हड़प्पा की संस्कृति थी। और हमारा दुश्मन नहीं चाहता है कि इस संस्कृति के बारे में तुम ज़्यादा जानो, वो थोड़ा बहुत बताता है। मैं आपको विषय में ला रहा हूँ, उसके बाद आपको हमारे साथी लोग और बताएंगे। लेकिन जो इतिहास हड़प्पा संस्कृति की है, उस समय आपने एक चीज़ ये भी पढ़ा होगा कि वैदिक सभ्यता, आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना, सुने भी होंगे। आर्यों का आगमन, वैदिक सभ्यता ईसा पूर्व 3000 या 4000 ईसा पूर्व उनका आगमन हुआ था। और ये आर्य जो थे, आज के यही आर्य लोग आपके दुश्मन हैं। यही आर्य जो है, आर्यों का आगमन पढ़े आ गया, लेकिन जिस तरह से अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग 1947 को चले गए। डच लोग आए, डच लोग यहाँ पर कुछ दिन राज किए, वो लोग वापस चले गए। हुड़ आया और भी मुग़ल आए, वो लोग आए और वापस चले गए। लेकिन आर्य लोग आए, आर्य लोग आने के बाद वापस नहीं गए। यही आर्य, आप लोग साइंस को विश्वास करते हैं ना? साइंस को, डीएनए को, इसको विश्वास करते हैं। डीएनए के आधार पर आज से 23 साल पहले 21 मई 2001 को एक सूचना प्रचारित हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम सुना है आप लोग? एक न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। उसमें छप कर आया कि ये ब्राह्मण लोग विदेशी लोग हैं, इनका डीएनए वहाँ जो काला सागर एक जगह है, काला सागर के पास एक जगह है, उसका नाम है यूरेशिया, वहाँ के लोगों के साथ में 100% मैच करता है। 100% मैच करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण लोग कहाँ के हुए? बाहर के हुए। वहाँ के लोगों के साथ मैच कर रहा है, मतलब वे लोग वहाँ के हैं। जैसे मेरे पिताजी का डीएनए मेरे साथ अगर मैच करेगा तो पता चलेगा कि मैं अपने पिताजी का लड़का हूँ। अगर नहीं करेगा तो मैं दूसरे जगह का हूँ, ऐसा खोजा जाएगा। तो डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इनका डीएनए रिपोर्ट, साइंस की बात बता रहा हूँ, अपने दिमाग का बात नहीं बोल रहा हूँ ना। उसको सर्च करिएगा आप लोग अपना गूगल में जा कर के। 21 मई 2001 उस दिन में ये निकल के आया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पर यही ब्राह्मण लोग विदेशी हैं। और विदेशी ब्राह्मण, जितना अंग्रेज विदेशी था उतना ही ब्राह्मण भी विदेशी है। लेकिन आज आपके ऊपर में राजपाट कर रहा है, राजपाट कर रहा है, इसलिए आपके वो दुश्मन बनकर बैठा। राजपाट में आज पूरा पूरा अधिकार वो लोग बना के रखे हैं। इस बात को हम लोग नहीं जानते। नहीं जानते क्यों है? क्योंकि हमको जानने ही नहीं दिया गया। तो हड़प्पा संस्कृति में हमारे पुरखों के साथ इनकी लड़ाई हुई। आर्य लोग आए और आर्य लोग हमारे पुरखों के साथ जब लड़े
तो कई दिन लड़ाई हुआ, कई तरह से लड़ाई हुआ, लंबा लड़ाई चला और हमारे लोग क्या किए, उनकी गुलामी स्वीकार नहीं किए, लड़ाई में हार गए। हारने के बाद कुछ लोग उनकी गुलामी स्वीकार कर लिए। जब एक राजा दूसरे राजा को हराता था तो उसकी सारी प्रजा भी उसके साथ में क्या हो जाता था, वो भी पराजय हो करके उनके गुलाम हो जाते थे। हमारे लोग क्या किए, हारने के बाद जंगल चले गए, जंगल की ओर भाग गए और जितने लोग जंगल में भाग कर कई साल तक लोग छुप के रहे, जिसको बाद में आदिवासी कहा गया। ऐसे ही आदिवासी नहीं कह दिया गया, आदिवासी आपको इसलिए कहा गया क्योंकि आप लोग, हमारे पुरखे लोग उस हड़प्पा संस्कृति की लड़ाई, आर्यों की लड़ाई से भागकर जंगलों में रहे और जंगलों में रहकर अपना संस्कृति, अपना परिवार को बचा के रखे, अपना रीति रिवाज को बचा के रखे, अपना सारा बोली भाषा को बचा करके रखे। दूसरे लोग जो लड़ते लड़ते वहाँ पर उनकी गुलामी स्वीकार कर लिए, उनको उन्होंने क्या बनाया, शूद्र उनको बोला गया और उनको शूद्र की श्रेणी में रखा गया। उनसे सारा काम कराया गया कि अब तुम लोग हार गए हो, तुम लोग हमारी क्या करो, सेवा करो। हमारा सेवा करने के लिए उनको रखा गया और जो उनके साथ लड़ते रहे हारने के बाद भी, उनको उन्होंने एससी का दर्जा दिया, अछूत। तो ये सामाजिक व्यवस्था इस तरह से हमारी थी। और उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखा आर्यों ने, उस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। तो साथियों, मैं आपको अभी पूछा था एक चीज़ कि आज़ादी के पहले कौन सा कानून चलता था, तो वो कानून था मनुस्मृति का। आपको मनुस्मृति आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं, लेकिन जिस तरह से हम संविधान को नहीं पढ़े हैं वैसा ही हम लोग मनुस्मृति को भी नहीं पढ़े हैं, ना मनुस्मृति के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूँ कि उस समय का समाज जो चलता था मनुस्मृति के आधार पर चलता था। और मनुस्मृति का कानून इतना खतरनाक था, उस कानून को आप लोग पढ़ोगे तो आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा। ऐसा हमारे लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होता था, छुआछूत होती थी। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने, आर्यों ने 4 वर्ण बनाया और 4 वर्णों को आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा पुस्तक में। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा में पहला स्थान में था ब्राह्मण, दूसरे स्थान में कौन था, क्षत्रिय लोग, तीसरे स्थान में कौन था, वैश्य लोग, और चौथे स्थान में शूद्र लोग थे। तो ये चारों वर्णों को बना करके वो अपने आप को ऊंचा रखा, यहाँ तक कि राजा भी उनके नीचे हुआ करता था, ब्राह्मणों के नीचे। और वही ब्राह्मण आज आपके देश में राज कर रहा है। आपको नहीं लगता है हमारा जो सांसद है ये राज कर रहा है, ऐसा आप सोचते हैं? हमारा जो विधायक है ये राज कर रहा है, ऐसा आपको लगता है? लेकिन आपके पास जो पार्टियां हैं, कितनी पार्टियां? 5 पार्टियां हैं, 6 पार्टियां हैं। आप लोग जानते हैं पार्टी को ना? हमारे तरफ सिर्फ 2 ही पार्टी जानते हैं, भाजपा को और कांग्रेस को। 2 ही पार्टी से हमारे लोग परिचित हैं। और भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरा पार्टी जो है ममता बनर्जी का, जो बंगाल में है, हम यहाँ पर नहीं जानते हैं, नाम से बस जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस उसको बोलते हैं। और उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी को भी हमारे तरफ लोग कम जानते हैं, जो हंसुआ छाप है ना। और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें बाली के साथ में वो भी छाप है। तो इस तरह से 5 पार्टियां, ये सारे पार्टियों के मुखिया लोग आज ब्राह्मण लोग हैं। आप लोगों को पता है? नहीं पता है। ये सब हमको लगता है कि हमारी पार्टी है, लेकिन इन पार्टियों का जो मुखिया है ब्राह्मण लोग हैं, और ये ब्राह्मण लोग ही आपके दुश्मन हैं। जैसे कल हम एक जगह मीटिंग कर रहे थे और उसने एक चीज़ उदाहरण बताया, बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि हमारे घर में 2 लड़के हैं, एक हमारा खुद का लड़का और एक हमारा काम करने के लिए जिसको हम रखे हैं वो लड़का। तो हम उसके साथ व्यवहार कैसे करते हैं? अपने लड़के के साथ अलग व्यवहार करते हैं और दूसरे के लड़के के साथ अलग व्यवहार करते हैं। तो ब्राह्मण हमारे साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करता है और हमारे लिए नया नया कानून रोज़ बनाता है। अभी आपको नहीं पता होगा कितने सारे कानून आपके विरोध में बने हुए हैं। इधर पर भारतमाला में किसका किसका ज़मीन जा, इधर से जा रहा है क्या? जा रहा है इधर से? अच्छा, उधर से जा रहा है ना। आप लोग इसमें से हैं कुछ लोग जिनका ज़मीन फंसा है। तो ये जो 5वीं अनुसूची का रूढ़ी प्रथा के आधार पर जो हमारा परंपरा चलता था पहले, उसी रूढ़ी प्रथा में जिसमें हम लोग न्याय करते थे, गांव घर में कोई समस्या हो जाता था उसका न्याय हमारे पुरखे लोग, 5 परमेश्वर लोग बैठ करके निर्णय करते थे। थाना पुलिस नहीं जाते थे आदिवासी लोग,
तो वही अधिकार को बाबा भीमराव अंबेडकर ने 5वीं अनुसूची के रूप से हमारे लिए दिया। और वो 5वीं अनुसूची के तहत में क्या अधिकार है आदिवासियों को, कि आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ये आप लोगों को पता है ना। ये अधिकार क्यों है? क्योंकि 5वीं अनुसूची में भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए संविधान लिख कर दिया, और इसलिए आज गैर आदिवासी आदमी आपका जमीन नहीं खरीद सकता। और दूसरा चीज़ आपके लिए ये दिया कि जहाँ 5वीं अनुसूची है उस क्षेत्र में आदिवासी विधायक और आदिवासी ही सांसद बनेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर जो संसद बनता है वो आदिवासी होता है, और जो विधायक होता है वो भी आदिवासी होता है। तो ऐसा हमारे लिए आरक्षण बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए दिया, और उस आरक्षण के तहत हमारे लोग चुनकर तो जाते हैं, लेकिन चुनकर जाने के बाद कांग्रेस का स्थापना 1885 में जब हुआ तो वहाँ पर कौन था? मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, यही लोग उसके क्या थे? संस्थापक थे। और ये सारे के सारे कौन है मालूम है? सारे के सारे लोग ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना किया, और आज़ाद होने के बाद इन्होंने ये कहा आदिवासियों को कि कांग्रेस हमारा पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी कांग्रेस की पार्टी है, ऐसा बोल करके हमको गुमराह किया। अगर पार्टी कांग्रेस हमारा होता तो आज का जो दिन है 12 तारीख, यहाँ पर मार्च का महीना, आपको इतनी सारी जानकारी अगर सरकार देना चाहता तो नहीं दे सकता था। 5वीं अनुसूची में जो लाभ है, मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ तक ला रहा हूँ कि 5वीं अनुसूची के तहत आपको ये अधिकार है कि आपका जो ज़मीन है इसको गैर आदिवासी नहीं ले सकता। लेकिन भारतमाला बनाने वाला रोड का जो मंत्रालय है या प्राधिकारी है, क्या वो आदिवासी है? भारतमाला प्रोजेक्ट आदिवासी प्रोजेक्ट है क्या? नहीं है। तो आदिवासी की ज़मीन को गैर आदिवासी कैसे ले रहा है? साथियों, ये सरकार नहीं ले सकता आपका ज़मीन को, लेकिन ये ज़मीन को इसलिए ले रहा है क्योंकि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के नाम से इनको सपोर्ट करके इनको वोट दे रहे हैं, इनको जितवा रहे हैं, और हम आपको जान ही नहीं रहे हैं कि हमारा ऐसा हमारा अधिकार है। ये तो यहाँ पे रोड की बात हो गई। हमारे बस्तर में जाके देखिए, बस्तर आप लोग कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग सुने भी होंगे। ज़्यादा दूर की बात नहीं करते हैं, बस्तर दूर हो जा रहा है। भटगांव चले जाइए आप लोग, हंसदेव चले जाइए। अभी हंसदेव का जो हम लोग कार्यक्रम किए थे 29 तारीख को, बहुत सारे लोग गए थे, बहुत सारे साथी लोग गए थे। आप लोग के यहाँ से भी कोई गया होगा? कस्तूरा वाले गए थे ना? कोई आया है अभी? अच्छा, तो बहुत अच्छा है कि आप लोग वहाँ जाके भी देखें। तो दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि जो ज़मीन से अगर खनिज संपदा निकलता है, कोयला निकलता है, तो 50% वो ज़मीन मालिक को देना था। ये संविधान और भू राजस्व संहिता जो है, अधिग्रहण का जो कानून है, इसके तहत ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन कोई भी पार्टी आपको ऐसा नहीं बताता है, ना ऐसा समझाता है। क्यों नहीं समझाता? क्योंकि उनको नीचे से उनको पैसा मिल जाता है। तुम चुप रहो, अपना पैसा रखो। इसलिए हमारे जितने भी आज तक जो विधायक और सांसद जो हुए ना, यही लोग आपका ज़मीन बेचते हैं। आपकी समस्या है, और आपकी समस्या को बताने के लिए अगर आपको रायपुर जाना पड़ेगा सबको, तो यहाँ पर जसपुर में कितने लोग हैं? लगभग 9 लाख लोग हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख लोग हैं। ये आपका कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में तो 2.5 लाख लोग निकल करके अपनी समस्या बताने जाएंगे तो कहाँ समाएगा? रायपुर में। इसलिए क्या करते हैं, एक विधायक चुनते हैं जो हमारा प्रतिनिधि होता है, और वो प्रतिनिधि हमारी बात को रखता है वहाँ पर कि यहाँ के लोगों की समस्या ऐसी ऐसी है, और इसका निराकरण करने के लिए वो शासन से गुहार करता है, जो शासन में बैठे हुए उनसे, जहाँ पे कानून बनता है। लेकिन यही विधायक और यही सांसद लोग आपके साथ क्या करते हैं? धोखा देते हैं। ये लोग दस्तखत करते हैं और अपनी स्वीकृति देते हैं, आपके पास आके बोलते हैं कि कभी हमने नहीं किया है, हम ऐसा होने नहीं देंगे बोलते हैं। लेकिन आज देखिए रायगढ़ में जाके देखिए, पूरे का पूरा रायगढ़ एक समय कितना अच्छा था। फैक्ट्री बन गया, तो फैक्ट्री बनने से क्या होगा बोलते हैं? विकास बनेगा। विकास किसका हो रहा है? हमारे लोगों का किसी का नौकरी लगा है उधर? हमारे लोग पढ़े ही नहीं है बोल देते हैं वो लोग। आउटसोर्सिंग से बाहर के लोगों को ला करके नौकरी में रख लेते हैं। आपका नौकरी लगा भी है तो आपको कुछ ना कुछ करके आपको वहाँ से भगा दिया जाता है।
इस तरह से ये जो बाहर जो विकास की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा झूठा बात करते हैं लोग, झूठ में रख करते हैं आपको। और विकास किसका होता है? 5वीं अनुसूची खत्म करने का सब कारण है। बाहर के लोग को लाते हैं, 5वीं अनुसूची तब तक रहेगा जब तक यहाँ पर आदिवासी 50% से ज़्यादा होगा। आप लोग अभी डिलिस्टिंग का मुद्दा को आप लोग कुछ दिन से सुने हैं, 2-3 साल से सुन रहे हैं। डिलिस्टिंग का मुद्दा भी क्या है मालूम है? 5वीं अनुसूची को ख़त्म करने का मुद्दा है। 5वीं अनुसूची में इतना सारा ताकत है आपके पास, उस ताकत को संविधान में लिखा हुआ को बताने वाला कोई नहीं है। हमको ना तो स्कूल में पढ़ने को मिलता है, ना सामाजिक जो NGO के संगठन है वो बताते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो डरते हैं कि शासन के पास हम लोग बोलेंगे तो शासन हमको पकड़ के भितरा देगा, हमारे ऊपर में पुलिस लगा देगा, ये सोचकर बहुत सारे लोग डर कर नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपको शुरू में इस बात को बताया कि एकमात्र संगठन यही है जो निडर होकर के, बेबाक होकर के अपनी आवाज़ जागृत करने के लिए आप लोगों को बताता है, और वो संगठन का नाम है भारत मुक्ति मोर्चा।